हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं। इस कुंडली में सवाल ये था कि क्या किन्हीं जातक का ये लगन हो सकता है अथवा नहीं। यदि ये कुंडली होती तो क्या चीजें देखने को मिलती, तो इसी पे चर्चा करते। देखिए, सबसे पहली चीज, ये 9 नंबर से बनने वाली कुंडली है। जब हम जन्म को लेते हैं शाम के 5 बजे के आसपास, तब जाकर ये लगन आपको देखने को मिलेगा। जब इस लगन में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे मूला नक्षत्र है, स्वामी होगा एक केतु। इसका मतलब है सबसे पहले सोचने का जो ढंग होगा वो किस तरीके का होगा। सोचने का ढंग होगा 6th हाउस से जुड़ा हुआ। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है केतु, वो 6th हाउस में जाके बैठे हुए। अब इसमें 2-3 चीजें उठेंगी। सबसे पहले केतु को समझिए। केतु जो है वो एक ऐसी आध्यात्मिक एनर्जी है जो जहां बैठे वहां से उस चीज से मोह भंग करने का प्रयास करती है। एक चीज, ये सिर्फ केतु की बात हो रही है कि केतु जहां भी बैठे उस पर्टिकुलर चीज से मोह भंग का प्रयास करती है। दूसरी चीज कि जब किसी राशि में कोई ग्रह बैठता है तो उस राशि के स्वामी के तत्वों को अपनाएगा और उसी से कुछ हद तक दूर भी हटेगा। तो यहां पर केतु जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो कोशिश ये होगी कि शुक्र के प्रधान चीजों से थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं। एनवायरमेंट में वो अपने आप को एज अ वीनस बनाएंगे, क्योंकि जहां कहीं पर भी राहु और केतु बैठते हैं वो उस राशि स्वामी का प्रभाव जरूर धारण करते, लेकिन अपना खुद का बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ते। इसको ध्यान रखना होगा। इसीलिए केतु जो है पृथकतावाद जो है उस चीज को लेके चलेगा और किस पे लगा देगा, शुक्र के ऊपर लगा सकता है। दूसरी बात, केतु 6ठे भाव में बैठा है, ये सीधा सीधा बात दर्शाता है संघर्ष। 6th हाउस कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स है, कहीं ना कहीं संघर्ष है। तो ऐसे में ये जो बुद्धि है, ये जो सोच है, ये हमेशा संघर्ष में ही उलझी रहेगी। ये पहली कंडीशन बनती है। दूसरी बात कि केतु यहां बैठे हैं और केतु के ऊपर शनि और राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है। इसका मतलब होगा कि काफी हद तक जब किसी चीज को करने जाएंगे तो चुनौतियों का सामना होगा। क्योंकि शनि जब देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं चलती चलती चीजों से दूर भी करने का काम करेंगे या फिर उनको स्लो करने का काम करेंगे। अगर ये कुंडली होती तो सोचने के ढंग में आपको एक बात समझ में आ जाती। सोचने के ढंग में क्योंकि केतु नजर आते हैं, उनके साथ नेचुरली कोई ग्रह नहीं बैठे, तो फिर इंसान का सोचने का ढंग जो है वो काफी हद तक गुमसुम सा, खोया खोया सा ही होता है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी चीज, 1st हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनके 9th हाउस में है। ये एक अच्छी बात है कि 1st हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, जो हेल्थ के लिए सपोर्टिंग फैक्टर बनता। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, वो ये कि इसके ऊपर शनि और मंगल की आस्पेक्ट होगी, क्योंकि इस कुंडली में राशि परिवर्तन है 3रे और 12वें घर के बीच में। ठीक है, 3रे और 12वें घर के बीच का राशि परिवर्तन को पॉजिटिव माने या नेगेटिव, तो यहाँ पर दोनों ही जो भाव हैं वो किस नेचर के हैं, वो दोनों ही एक तरीके से त्रिक नेचर के भाव हैं। अगर बुरे भाव हैं और उनके बीच में भी परिवर्तन हो तो भी अच्छा है। तो इस लिहाज से 3rd हाउस करेज के लिए अच्छा है और 12th हाउस खर्चों के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल जो है वो जब राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु के साथ आ जाएंगे, अंगारक दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विदेश के अंदर जातक बहुत परेशान हो जाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये अंगारक दोष का फॉर्मेशन हो जाएगा। राहु मंगल की राशि में बैठे हैं, ये पहली चीज है। लेकिन राहु मंगल को मित्र नहीं मानते, कहीं ना कहीं वहां पे एग्रेशन नेचुरली आता है। इस समय जो फॉर्मेशन दिख रही है शनि के साथ देखें तो राहु शनि की तरह एक्ट करेंगे, धीमी गति से चलने वाली प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन एक्सचेंज हो जाए तो फिर ये बहुत ही अलग विस्फोटक माइंड बना देगा।
अब देखिए, जो सोच है वो छठे घर में, लड़ाई झगड़े वाले घर में बैठी हुई, और ये फॉर्मेशन बन जाए तो जातक जो है वो कूल नहीं हो सकता। मतलब उनको कहीं ना कहीं पे हर बात पे चुनौती, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे एग्रेशन नेचुरली आता है। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा जो हैं वो शनि की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के ऊपर सूर्य और बुध का प्रभाव है, ये प्लस पॉइंट था। लेकिन चंद्रमा जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस में जाके बैठे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में ये बहुत इजी वे में, क्योंकि सौम्य ग्रह 2nd हाउस में बैठे हैं, तो एक इजी वे में चीजों को बनता हुआ दिखा सकते हैं। कारण 2nd हाउस जो है वो कुटुंब है। कुटुंब के अंदर जब कभी भी कोई सौम्य ग्रह बैठता है तो वो चीजों को ठीक करने का ज्यादा प्रयास करता है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा शीतल, सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह है। 8th हाउस का लॉर्ड जरूर है, कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर या सेविंग्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते, यहां तक की चीजें यहाँ पे समझ में आती हैं। अब चलते हैं हम नवमांश की तरफ, की किस्मत किस तरफ लेके जाती। ऐसे स्थिति में जो नवमांश की कुंडली बनती है वो बनती है 1 नंबर से। अब नवमांश को यदि आप देखो तो वो लेके जा रही है पूरी तरीके से पंचम भाव की तरफ। लव, चाइल्ड, ये वाले मूवमेंट हो रहे हैं किस्मत से। लेकिन इसके अंदर नवमांश कुंडली में जब आप ध्यान से देखोगे तो फिर केतु जो है वो कहाँ चले गए, पंचम भाव में। इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि केतु पृथकतावाद रखता है, केतु का पृथकतावाद पहले शुक्र पे लागू होगा, और यही चीज फिर पृथकतावाद किस पे लागू हो जाएगी, पंचम भाव पे। पंचम भाव कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का भी है, पहली कंडीशन। दूसरा, ये संतान पक्ष का भी भाव है। तो जब केतु जैसा ग्रह जिसका काम है चीजों से मोक्ष करना, फ्री करना, लिबरेट करना, वो यदि पंचम में बैठ गया तो फिर जातक कहीं ना कहीं मीडिया लाइन के अंदर अपने प्रोफेशन को नहीं बनाएगा, उस तरफ वो नहीं जाना चाहेंगे किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि केतु की ये क्वालिटी हमेशा रहेगी, वो एक समय तक के लिए भले कुछ चीज दे लेकिन वो उसको खत्म कर देता है। ये नेचुरल प्रूवन थॉट रहा है सभी के सभी बड़े ग्रंथों के अंदर कि केतु जो है वो जहां भी बैठेंगे उस वाली चीज से कहीं ना कहीं वो पूरी चीज को अलग करने का प्रयास करेंगे। ये पहली चीज। तो ये यहाँ पे नवमांश इस बात को साबित करता है, पहला। दूसरा, नवमांश में आए, नवमांश को देखें तो यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपको लग सकता है कि हाँ, शुक्र राहु दोनों के प्रभाव में है बुध। ऐसे स्थिति में मीडिया लाइन के लिए राहु को कह दें और साथ साथ शुक्र का प्रभाव ग्लैमर को दिखा दे, ये चीजों को कहा जा सकता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ फिर एक बात समझिए, अगर इस प्रभाव को मानते हैं किस्मत के अंदर तो फिर इस चीज को ध्यान रखते हुए चलिए कि शनि जो है, शनि कर्म कारक ग्रह, वो लगन कुंडली में 12th में बैठे थे, नवमांश कुंडली में 8th हाउस में बैठे, और 8th हाउस में बैठकर वो अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ पे डालेंगे, चंद्रमा के ऊपर डालेंगे। चंद्रमा के ऊपर जब ये दृष्टि पड़ेगी जहां पे कि जन्म के केतु भी मौजूद है तो फिर शनि वैराग्य की तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, 8th हाउस में आए हैं शनि किस्मत में। शनि वैसे भी किस नेचर के ग्रह हैं, अकेलेपन के ग्रह हैं, और ऊपर से उनकी तीसरी दृष्टि वक्री है, तीसरी दृष्टि केतु के ऊपर आ रही है। ऐसे स्थिति में किस्मत जो है वो इंसान को सन्यासी टाइप का इंसान बना सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता। यहां से 10th तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रह की जो प्रकृति है उसके हिसाब से भी चीजों को जरूर देखना होगा। अब देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि को देखते हैं। यहाँ पे 3 आएगी किस्मत के अंदर। ठीक है, इसके बाद 4, 5, 6, 7, तो धन को खत्म करने की बात तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन 7 के बाद 8, 9 और 10, शनि की 10वीं दृष्टि भी इसके ऊपर ही पड़ेगी। यहां से एक इम्पैक्ट मन के ऊपर भी, जन्म के केतु के ऊपर भी, और साथ साथ एक इम्पैक्ट किस्मत में आपके इस कर्म के स्वामी के ऊपर भी। इसका मतलब है दोनों से ही पृथकता करने में ये नवमांश में ये शनि बिल्कुल कैपेबल थे।
धन के लिए इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि धन का तो खुद स्वामी ही है वो, और कहीं ना कहीं अपनी दृष्टियों से उनको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब भी प्रभावित करेंगे अपने घर को इतना नुकसान नहीं करेंगे। इस कारण से सेविंग्स की तरफ में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन इस पे इम्पैक्ट और इस पे इम्पैक्ट जो है ये इस चीज को दर्शाता है कि सन्यासी नेचर दिया जा सकता है। दूसरी चीज, सूर्य जो कि पंचम भाव यहाँ पे है, नवम भाव के स्वामी है, वो किस्मत में दशम में बैठे हैं, और यही सूर्य जो है लगन कुंडली में अष्टम में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या बोला जा सकता है, एक चीज तो ये आएगी कि फादर का जो स्टेटस होगा किस्मत के अंदर वो कहीं ना कहीं हाई हो सकता था, या फिर फादर से बिल्कुल भी ना बनती हो, लेकिन ये चीज भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं और चंद्रमा से दृष्ट हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर पीछे बैठा, फादर के साथ ना बनती हो, प्लस वो चंद्रमा से दृष्ट है, यानी कि मन से दृष्ट है, तो ऐसी कोई चुनौती नहीं आ सकती थी या आने नहीं देंगे। और किस्मत में वो 10th हाउस के साथ जुड़ के बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि फादर के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशंस मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी से दृष्ट है, चंद्रमा की राशि और चंद्रमा के भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा पे पूरा प्रभाव, मन पे पूरा प्रभाव जरूर रहेगा। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं वो खासकर देखने वाली हैं अगर ये जन्म कुंडली होती तो। वो क्या? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं किस्मत के अंदर 7th हाउस में। ठीक है, मंगल जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड है और साथ साथ 12th हाउस के लॉर्ड है, साथ ही साथ जुपिटर जो है 1st और 4th हाउस के लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो फॉर्मेशन आता, ये आता एक धन योग का, जो कि आपके 7th हाउस में बनता, और मोस्टली जातक जो है ऐसे परिस्थिति में किस्मत उनको कहाँ धक्का लेके जाती है, वो ले जाती है बेसिकली बिजनेस के लिए। विदेश वाला कोई कॉम्बिनेशन इसमें नजर नहीं आता। आपके सोचने का ढंग जो है वही बताता है एक्चुअल में कि जातक या जातिका विदेश में जाके बसना भी चाहेंगे, काम करना भी चाहेंगे कि नहीं। तो देखिए, केतु 6th हाउस में, ये कोई विदेश से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, दृष्टि से फर्क नहीं पड़ रहा, ये 9th हाउस, सॉरी 9th नहीं 5th हाउस में आके बैठे हुए हैं नवमांश की कुंडली में, यहां पर भी ये विदेश से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जबकि जो कुंडली 8 नंबर से बनती है उसमें अश्लेषा नक्षत्र आता है। अश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी है सबकॉन्शियस माइंड बुध, जो बचपनों या बच्चों जैसा नेचर देता है, वो उस कुंडली में कहाँ बैठ जाता था? 9th हाउस में, विदेश में। इस कारण से जो 8 नंबर वाली कुंडली थी वो जातक के ऊपर ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती है, उनके सोचने के ढंग से भी, ना कि ये 9 नंबर की कुंडली। यदि ये कुंडली होती तो बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि फिर जातक जो हैं वो सन्यासी नेचर के हो जाते। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिला होगा कि क्यों 9 नंबर की कुंडली जो है वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती। धन्यवाद।